बस आपका चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 1 यानी पार्ट 1। थोड़ा बहुत मैंने जो ऑफलाइन आए थे बच्चों, स्टार्टिंग में जो ऑफलाइन आए थे बच्चों उनको पढ़ा दिया था, ठीक है ना। लेकिन वापस स्टार्टिंग से ले रहा हूँ ताकि सभी बच्चों के इक्वल हो जाएगा। चैप्टर 1+2 पढ़ रहे हैं बच्चों। भौतिकी जगत वो मापन। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? चैप्टर 1+2 को पढ़ेंगे, भौतिकी जगत व मापन। देखो इसमें अपन दो चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जो मेन है वो दो चीजें ऐसी है। पहले हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्रक और विमा। और दूसरा पढ़ेंगे हम पार्ट 2 जिसका नाम है त्रुटि। ठीक है भाई, त्रुटि में पढ़ा चुका हूं आपको पार्ट 2। पार्ट 1 आपको पढ़ा रहा हूं मात्रक और विमा। तो बच्चों इसका पहला टॉपिक अपना अपन यहां लेते हैं भौतिक विज्ञान। पहला टॉपिक क्या लेते हैं बच्चों? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान क्या होता है बच्चों? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान क्या होता है बच्चों? फिजिक्स। तो बच्चों फिजिक्स क्या होता है ध्यान से देखो। फिजिक्स आया है ग्रीक भाषा के शब्द से फ्यूजिस से। और बच्चों फिजिक्स का मीनिंग होता है नेचर। फिजिक्स का मीनिंग यहाँ क्या होता है बच्चों? नेचर, यानी प्रकृति को समझना। यानी किसको समझना? फिजिक्स को समझना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाए। बच्चों हम हमारे चारों ओर जो महसूस कर रहे हैं, बच्चों हम हमारे चारों ओर जो महसूस कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। जैसे हम इस पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, देख रहे हैं इस पूरे ब्रह्मांड को। बच्चों इस पूरे ब्रह्मांड में आपने ध्यान से देखा इतना बड़ा सूर्य है और उसके चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इसकी क्या फिजिक्स है? बच्चों कहने का मतलब दुनिया में कोई भी चीज चल रही है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से चल रही हो चाहे वो कृत्रिम रूप से चल रही हो, उसमें कुछ ना कुछ तो फिजिक्स हो। हर एक छोटी से छोटी जगह पर फिजिक्स है और एक बड़ी से बड़ी जगह पर फिजिक्स है। आपका पंखा चल रहा है, फिजिक्स। आपकी ट्यूबलाइट चल रही है, फिजिक्स है। आप यहां तक इस पेन का ढक्कन खोल के इसको घुमा रहे हो बच्चों, इसमें भी फिजिक्स है। कैसे घूमता है, कैसे बंद होता है, दरवाजा खोलते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, उसमें भी क्या है? फिजिक्स है। तो बच्चों हमारे चारों ओर जो भी प्रकृति है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, चाहे वो द्रव अवस्था में हो, चाहे वो गैस अवस्था में हो, वो प्रकृति है और वही क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाए, क्या कहलाती है? फिजिक्स यानी नेचर कहलाती है। बच्चों फिजिक्स जो है उसको समझने के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियां। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? भौतिक राशियां। देखो भौतिक राशियां किसे कहते हैं बच्चों? ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके। ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है बच्चों? भौतिक राशियां। बच्चों हर चीज को अपन माप या तोल नहीं सकते हैं, लेकिन जिन्हें माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। बोलो जैसे द्रव्यमान को अपन माप सकते नहीं माप सकते? माप सकते हैं, तराजू में जाके तोल लो उसको। बोलो लंबाई को अपन माप सकते नहीं माप सकते? माप सकते। बोलो समय को अपन माप सकते नहीं माप सकते? माप सकते। बोलो धारा को अपन मापते नहीं मापते? बताओ किससे मापते हैं धारा को? बताओ किस? मीटर से। मीटर से। अमीटर से। किससे मापते हैं बच्चों? अमीटर से। बोलो विभवांतर को अपन मापते नहीं मापते? बताओ किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। बोलो थर्मामीटर से अपन क्या मापते हैं? बताओ। ताप। तो जिन भौतिक राशियों को मापा जा सके
उन्हें मतलब जिन राशियों को मापा जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। लेकिन बच्चों कोई चीजें ऐसी होती है जिनको हम नहीं माप सकते। कोई आदमी कितना गुस्सा कर रहा है साहब, ये थोड़ी माप सकता हूँ, ये बहुत गुस्सा करता है, बताओ कितना गुस्सा करता है, मैं स्केल तो बताओ, फिजिक्स में बात किया करो। और एक बच्चा बहुत गुस्सा करता है, अंकल जी बताओ ना कितना गुस्सा करता है, क्या लेवल है इसके गुस्से का। तो बोलो गुस्सा माप सकते हैं क्या, नहीं माप सकते। तो बोलो क्या वो भौतिक राशि हुई, क्या नहीं हुई। तो बच्चों जिस भौतिक राशि को अपन माप सकते हैं वही भौतिक राशि, वही राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि। बोलो आत्मा को माप सकते हैं कि आत्मा, कोई बता सकता है आत्मा का द्रव्यमान कितना हो, नहीं बता सकता, क्योंकि फिजिक्स हमारी आत्मा को नहीं मानती। फिजिक्स हमारे शरीर को मानती है कि आपका शरीर है, हमारा धर्म मानता है कि आत्मा होती है, हमारा विज्ञान नहीं मानता उसे। तो आत्मा भौतिक राशि नहीं है। तो विज्ञान की वह शाखा, पहले तो परिभाषा समझो भौतिक विज्ञान की, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाए क्या कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। उसके बाद आता है भौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, अर्थात जिनकी सहायता से भौतिकी के नियमों की व्याख्या की जा सके। नहीं सफेद वाला खराब हो गया, वो पड़ जाएंगे। माइक मानवेंद्र माइक ऑफ रखो आप अपना। वीडियो भी ऑफ कर लो, वीडियो भी ऑफ हो जाता है आराम से, वीडियो भी ऑफ कर लो। तो बच्चों क्या बताया मैंने, ऐसी राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है, अब पढ़ेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। बच्चों भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, पर उनके आधार अलग अलग होते हैं। जैसे पहले पढ़ेंगे हम दिशा के आधार पर, पहले किसके आधार पर पढ़ेंगे, दिशा के आधार पर। बच्चों दिशा के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश, पहले अदिश ले लो, अदिश और सदिश। अदिश और सदिश ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो, दिशा की आवश्यकता नहीं हो, केवल क्या चाहिए बच्चों, परिमाण, तो उन्हें क्या बोलेंगे, अदिश राशि। ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, क्या कहलाती बच्चों, सदिश राशि कहलाती। अगला आता है सेकंड, मान के आधार पर। बच्चों मान के आधार पर राशियां दो प्रकार की, पहली होती है सतत, दूसरी होती है असतत। असतत को हम क्वांटीकृत भी कहते हैं। असतत को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटीकृत। सतत जैसे बच्चों रेखा देख रहे हो आप, कैसी है, सतत है। ये रेखा देख रहे हो बच्चों, कैसी है, असतत। ऐसी राशि जिसके सभी मान संभव हो क्या कहलाएगी, सतत राशि। ऐसी राशि जिसके कुछ मान तो संभव हो और कुछ मान क्या हो, असंभव हो, उसे क्या बोलेंगे, असतत राशि या क्वांटीकृत राशि। देखो बच्चों यहाँ सारे मान संभव है, एक मिलेगा तो 1.1 भी मिलेगा, 1.2 भी मिलेगा, सारे मान संभव है, तो फिर ऐसी राशि को क्या बोलते हैं, सतत राशि। लेकिन जिनके सारे मान संभव नहीं, जैसे गिनो यहाँ 0 1 2 3, तो 0 के बाद डायरेक्ट कितना आएगा, 1, 1 के बाद डायरेक्ट कितना आएगा, 2। जैसे क्लास में बच्चे बैठे हैं, बच्चों 10 बच्चे बैठे, अब कोई गिनती करके बता रहा बच्चों की, 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा। अब बताओ वहां पर अगर मान लो अपन बोले भैया 2.5 बच्चे खड़े हो जाओ, बोलो 2.5 बच्चे संभव है कि क्लास में, बताओ आप। नो सर। नहीं है,
2 बच्चे संभव थे, 3 बच्चे संभव थे, लेकिन 2.5 संख्या तो होती है, लेकिन बच्चों के मामले में क्या वो संख्या संभव है? क्या नहीं है? तो बोलो बच्चों की संख्या क्या हुई? क्वांटीकृत। क्या हुई? क्वांटीकृत। ऐसे ही आवेश होता है। आप एक परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते होगे परमाणु से? बताओ, क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन संभव है? क्या नहीं है। आधा इलेक्ट्रॉन का आधा संभव नहीं है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन यानी आवेश हमेशा क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। क्या होता है बच्चों? क्वांटीकृत होता है। तो बच्चों ऐसी राशियां जिनके सभी मान संभव हो क्या कहलाती है? सतत। ऐसी राशियां जिनके कुछ मान तो संभव हो और कुछ मान क्या हो? असंभव हो, क्या कहलाती है? असतत या क्वांटीकृत राशियां कहलाती है। बच्चों तीसरा आता है निर्भरता के आधार। इसके आधार पर, निर्भरता के आधार। बच्चों निर्भरता के आधार पर राशियां फिर 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। बच्चों एक तो क्या होती है? मूल राशि। देखो मूल राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करे, मतलब जिन्हें सीधे मापा या तोला जा सके। बच्चों जिन राशियों का कोई फॉर्मूला नहीं होगा उन राशियों को क्या बोलेंगे हम? मूल राशियां। ऐसी राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करे, अर्थात जिन्हें सीधे तौर पर मापा जा सके, जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय। बच्चों तीनों राशियां कौन सी राशियां होती है? मूल राशियां। तीनों राशियां कौन सी राशियां होती है? मूल राशि। अगली बताओ, अगली क्या है? व्युत्पन्न राशि। अगली क्या है बच्चों? व्युत्पन्न राशि। देखो व्युत्पन्न राशि किसे बोलेंगे? ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करें। किस पर निर्भर करें? मूल राशियों। जैसे बताओ आप क्षेत्रफल निकालो बच्चों। क्षेत्र, बोलो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं द्रव्यमान को क्या ले लूं बच्चों? एम। शॉर्टकट में लंबाई को क्या ले लूं? एल। समय को क्या ले लूं? टी। तो बोलो लंबाई क्या होगी? एल। चौड़ाई भी तो क्या होती है? लंबाई। बोलो लंबाई का स्क्वायर आगे नहीं है। बताओ अगर क्षेत्रफल का अगर आपको मान ज्ञात करना है तो आपको पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी बच्चों? लंबाई। और इस लंबाई का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। बताओ क्षेत्रफल में जो लंबाई आ रही है वो लंबाई कौन सी राशि है? मूल राशि। यानी अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मूल राशि। यानी बताओ क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है? मूल राशियों पर। और जो मूल राशि पर निर्भर करेगा उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे बच्चों? व्युत्पन्न राशि। आगे देखो, क्षेत्रफल के बाद आता है बच्चों आयतन। बोलो आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है आयतन। बोलो लंबाई तो लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई भी लंबाई है। बोलो कितना होगा? एल क्यूब। कितना होगा बच्चों? एल क्यूब। अब बताओ एल क्यूब क्या चाहिए? लंबाई तो है, उसका क्यूब कर रहे हो। बोलो आयतन ज्ञात करने के लिए भी आपको क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? लंबाई। अगला आ जाओ, घनत्व। बोलो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। बोलो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। बोलो द्रव्यमान क्या होता है इसमें? देखिए एम। बोलो आयतन क्या है? पहले की घात 3। बताओ घनत्व ज्ञात करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? द्रव्यमान चाहिए और लंबाई चाहिए, फिर तो फॉर्मूला लग जाएगा उसका। तो बोलो घनत्व किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पर और लंबाई पर। और द्रव्यमान लंबाई दोनों क्या है?
बताओ द्रव्यमान लंबाई दोनों क्या है? मूल राशियां। तो बताओ जो मूल राशि पर निर्भर करेगा उसे कौन सी राशि बोलेंगे बच्चों? व्युत्पन्न राशि। क्या बोलेंगे बच्चों उसे? व्युत्पन्न राशि। तो ऐसी राशियां जो मूल राशि पर निर्भर करे क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, आगे देखो। अगला आता बच्चों मात्रक। अगला टॉपिक क्या था बच्चों? मात्रक, यूनिट। मात्रक को क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट। देखो मात्रक किसे कहते हैं? जैसे आप बोलते हो 5 किलोग्राम, मान लो कोई वस्तु अपन ने मापी और वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। कोई लंबाई अपन ने मापी और माना वो कितनी है? 5 मीटर। तो बच्चों ये पीछे जो लगा रहे हो किलोग्राम, वही तो मात्रक है। पीछे जो मीटर लगा रहे हो वही तो मात्रक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आप माप रहे हो ये 1 किलोग्राम का कितना गुना है? बताओ। 5 गुना। 5 गुना। 1 किलोग्राम का कितने गुना है बच्चों? ये 5 गुना। तो बच्चों आपको पहले क्या पता होना चाहिए? 1 किलोग्राम पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे जाके फिर उसका 5 गुना करोगे, तभी तो आपको पता होगा कि 5 गुना कितना होगा। तो ध्यान से सुनना, जिस भौतिक राशि का मापन करना है, द्रव्यमान माप रहे तो द्रव्यमान का, लंबाई माप रहे तो लंबाई, जिस भौतिक राशि का मापन करना है उसी भौतिक राशि के नियत व निश्चित किए गए मान को, जिस भौतिक राशि का मापन करना है उस भौतिक राशि के नियत व निश्चित किए गए मान को ही क्या कहते हैं बच्चों? मात्रक। जैसे मान लो द्रव्यमान आपको मापना है, तो आपने एक द्रव्यमान का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को क्या कर दिया? नियत और निश्चित कर दिया। तो उस नियत व निश्चित किए गए मान को ही क्या बोलेंगे? उसका मात्रक। तो बच्चों द्रव्यमान के लिए हमने किसको नियत और निश्चित किया गया? 1 किलोग्राम। नियत क्या होता है? नियत मतलब सब जगह एक जैसा। मतलब अगर इंडिया में हम द्रव्यमान का मात्रक 1 किलोग्राम पढ़ रहे हैं, तो चाहे पाकिस्तान वाले हो, चाहे चाइना वाले हो, चाहे अमेरिका वाले हो, वो भी उसे 1 किलोग्राम बोलेंगे। निश्चित का मतलब जितनी मात्रा 1 किलोग्राम की हमारे, जितना वजन 1 किलोग्राम का है उतना ही पाकिस्तान वालों का होगा, उतना ही चाइना वालों का होगा, उतना अमेरिका वालों का। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान और चाइना वाले मिलके बोले कि हम तो 1 किलोग्राम इतना लेंगे, तुम्हारी 14 कलम तो हम डाल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता भैया। साइंस का किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं है। पूरे विश्व में साइंस एक जैसे चलती है। आप पढ़ के चाहे विदेश में नौकरी करो चाहे कहीं भी करो, आप तो नॉलेज तो आपकी वही काम आएगी ना जो बचपन में पढ़ी। इसलिए बच्चों हमारी साइंस में जिस भौतिक राशि का मापन करना होता है उसी का एक मान लेता है और उसी के एक मान को क्या कर देते हैं बच्चों? नियत और निश्चित। तो जिस भौतिक राशि का मापन करना है उसी राशि के नियत और निश्चित किए गए मान को ही क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे यहां मैं लिख दूंगा भौतिक राशि, यहां लिख दूंगा उसका मात्रक, यहां लिख दूंगा उसका संकेत। ठीक है बच्चों? तो भौतिक राशि में अपन क्या लेंगे बच्चों? सबसे पहले यहां लेंगे अपन द्रव्यमान, दूसरा अपन लेंगे यहां पर लंबाई, तीसरा अपन लेंगे यहां पर समय। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक क्या लेंगे बच्चों? सेकंड। किलोग्राम का संकेत क्या लेंगे बच्चों? केजी, मीटर का एम, समय का सेकंड। ठीक है भाई? तो ये होते हैं मात्रक। अब आते हैं मात्रक के प्रकार। तो बच्चों मात्रक फिर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। एक तो क्या होता है बच्चों? मूल मात्रक और एक क्या होता है बच्चों? व्युत्पन्न मात्रक।
तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों के मात्रक को ही क्या बोलेंगे? मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। अब मात्रक में अपन ये लिखेंगे बच्चों, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। तो बताओ मूल राशियां कौन कौन सी है? किलोग्राम, मीटर और सेकंड, यही कहलाएंगे मूल मात्रक। क्योंकि द्रव्यमान, लंबाई और समय ये मूल राशियां हैं, तो इनके मात्रक क्या बनेंगे? किलोग्राम, मीटर और सेकंड। इन्हें कहते हैं बच्चों मूल मात्रक। इधर आ जाओ, व्युत्पन्न मात्रक किसे बोलेंगे? देखना इधर, इनके मात्रक बना लो। बताओ क्षेत्रफल का मात्रक क्या बनेगा? बता के। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा? अरे भाई यहाँ लंबाई की जगह मीटर रख देंगे तो मीटर स्क्वायर। बोलो आयतन का मात्रक क्या बनेगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। बोलो घनत्व का मात्रक क्या बनेगा? किलोग्राम अपॉन मीटर। द्रव्यमान की जगह किलोग्राम, आयतन की जगह मीटर क्यूब। तो बोलो कितना आ गया? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बोलो आगे नहीं आगे? तो बच्चों ये कहलाते हैं मात्रक के प्रकार। फोटो ले लो फटाफट से इसका। आगे देखो बच्चों, अब अगला टॉपिक आता है बच्चों परिमाण। अगला टॉपिक क्या था बच्चों? परिमाण। देखो परिमाण को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। देखो परिमाण क्या होता है? जिस भौतिक राशि को आप माप रहे हो, जैसे मान लो आपने कोई द्रव्यमान मापा हुआ है 5 किलो, ठीक है? द्रव्यमान कितना है बच्चों? 5 किलो। आपने कोई लंबाई मापी बच्चों, लंबाई आई 3 मीटर, ठीक है भाई? तो बच्चों देख रहे हो आप, ये द्रव्यमान और लंबाइयां कौन है? बताएगा कोई? क्या है? भौतिक राशि। क्या बच्चों? ये भौतिक राशि। भौतिक राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वांटिटी। कौन सी आंटी? क्वांटिटी। क्या बोलते हैं भौतिक राशि को? क्वांटिटी। और क्वांटिटी का क्या लिखेंगे? क्यू। बच्चों ये क्या होता है? किलोग्राम और मीटर। मात्रक। यूनिट। मात्रक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? यूनिट। तो बच्चों ये संख्या जो आ रही है आंकिक मान 5 और 3, ये कहलाता है बच्चों आंकिक मान। और आंकिक मान को व्यक्त करते हैं एन से, और इसी आंकिक मान को क्या कहते हैं बच्चों? परिमाण। क्या कहते हैं बच्चों? परिमाण। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके आंकिक मान को उसके मात्रक से गुणा कर देते हैं। भौतिक राशि को किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। आंकिक मान को एन से, और मात्रक को यू से। तो बच्चों इसी आंकिक मान को क्या कहते हैं? परिमाण। क्या कहते हैं बच्चों? परिमाण। बच्चों देखो क्यू तो भौतिक राशि है, एन परिमाण है। अब बच्चों अगर एन बदलेगा तो यू भी बदलेगा, यू बदलेगा तो एन भी बदलेगा, लेकिन क्यू नहीं बदलता। एन और यू बदलते रहते हैं, लेकिन क्यू नहीं बदलता। कैसे? ऐसे। बोलो 5 किलोग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? 5000 ग्राम लिख सकता हूं। बोलो 3 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों?
300 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। बताओ 5 किलोग्राम को मैंने क्या लिखा, 5000 ग्राम। अब आप बताओ मुझे, 5 बदल गया, किलोग्राम बदल गया, लेकिन क्या द्रव्यमान बदला है? बताओ बताओ, द्रव्यमान नहीं में कोई बदला ना। परिवर्तन आया क्या? नहीं बदला। बोलो लंबाई चेंज हुई क्या? नहीं हुई। बच्चों द्रव्यमान और लंबाई में कोई चेंज नहीं आया। 5 बदल के 5000 हो गया, किलोग्राम बदल के ग्राम हो गया, यानी एन बदला, यू बदला, सब बदले, पर भौतिक राशि नहीं बदली। अगर बच्चों में इसको ऐसे लिख दूं, यू को यही रहने दूं और एन को कहां भेज दूं, नीचे, तो बोलो यहां पर क्यों नियत हो गया? नहीं हो गया। भौतिक राशि का मान क्या कर दिया? नहीं है। बोलो u व्युत्क्रमानुपाती क्या आ गया बच्चों? n। अगर q को नियत ले लेंगे तो u n के क्या आ गई बच्चों? व्युत्क्रमानुपाती। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। n को ऊपर भेज दो, u को नीचे भेज दो। बोलो ये आगे नहीं है। बताओ क्या है? अर्थात आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। क्या समझे बच्चों? आंकिक मान और मात्रक, ये कौन सा चिन्ह है? देखो ये कौन सा चिन्ह होता है? बताओ यहाँ क्या संबंध है? एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। हाँ, इसे बोलते समानुपाती। हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? समानुपाती। और इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ तो क्या होता है, जैसा जैसा y के साथ होगा वैसा वैसा x के साथ होगा, लेकिन नीचे वाले में उल्टा होता है बच्चों। अगर y बढ़ेगा तो x उल्टा हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा होता है। बोलो आंकिक मान और मात्रक। बोलो n तो कौन है बच्चों? आंकिक मान। u कौन है? मात्रक। तो आंकिक मान और मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो। ठीक है भाई? इसका मतलब यह हुआ कि अगर जिसका आंकिक मान जितना छोटा होगा उसका मात्रक उतना ही बड़ा होगा। बच्चों मैंने क्या बोला है ध्यान सुन लेना। जिसका आंकिक मान यानी जिस मात्रक के साथ वाली संख्या जितनी छोटी आ रही होगी वो वाला मात्रक उतना ही भारी होगा। जिम्मेदारी उसी पर है बिल्कुल। जैसे इधर देखो, 5 और 5000 में से छोटी संख्या कौन है? 5। 5। 5। तो बोलो 5 के साथ जो मात्रक आ रहा है बोलो कितना आ रहा है? किलोग्राम। तो बोलो किलोग्राम बड़ा हुआ नहीं हुआ? 3 और 300 में से छोटी संख्या कौन है? 3 तो बोलो 3 के साथ कौन आ रहा है? मीटर। तो मीटर बड़ा हुआ। तो जो जितनी छोटी संख्या होगी उसके साथ उतना ही बड़ा मात्रक होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन देखो। ये देखो कि भाई 1 न्यूटन बराबर कितना है? 10 की घात 5 डाई। तो बताओ इस क्वेश्चन में छोटी संख्या कौन है? पहले संख्या बताओ मुझे। संख्या कौन छोटी है? एक एक की 10 की घात 5 है। एक बोलो, एक के साथ कौन आ रहा है? न्यूटन। तो न्यूटन बड़ा हुआ नहीं। बल के मात्रक है दोनों बच्चों ही है। न्यूटन भी बल का मात्रक है, डाइन भी बल का मात्रक है, लेकिन अलग अलग पद्धति में। बोलो इसमें बताओ मुझे। एक अर्ध बराबर 10 की घात -7 जूल। बताओ अर्ध और जूल में पहले बताओ एक बड़ा छोटी संख्या कौन सी है? एक है कि 10 की घात -7। 10 की घात छोटी कौन है? -7। तो बोलो छोटी के साथ कौन आ रहा है? जूल। अर्ध तो बोलो जूल बड़ा हुआ। छोटी संख्या के साथ वाला मात्रक क्या होगा बच्चों? हमेशा बड़ा होगा। चलो इसको बताओ। एक EMU बराबर 3 × 10 की घात 9 ESU बराबर 10 होगा। बच्चों ये तीनों आवेश के मात्रक है, EMU, ESU और कूलम्ब। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखना, फिर सबसे बड़ी संख्या देखना। मुझे आपको क्या बताना है? आपको मुझे क्या बताना है? सबसे बड़ा मात्रक और सबसे EMU। छोटा मात्रक। बताओ सबसे बड़ा मात्रक कौन है?
एक ही EMU, एमयू। एक ही एमयू। एक तो संख्या है, एक तो संख्या है, एक के साथ जो आता है वो मात्रक है। तो बोलो EMU। एक सबसे छोटी संख्या है ना बच्चों, एक। तो जो सबसे छोटी संख्या है एक, उसके साथ कौन आ रहा है? EMU। तो बोलो सबसे बड़ा मात्रक होगा नहीं? बताओ सबसे छोटा मात्रक कौन होगा? ESU, ESU। जिसकी संख्या सबसे बड़ी है। बताओ एक, 3 × 10⁻9 और 10 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 × 10⁻9। तो बोलो सबसे छोटा मात्रक जिसके साथ सबसे बड़ी संख्या आ रही है, तो बोलो कौन हुआ? ESU। तो बच्चों समझ में आया? आज के बाद कभी दिक्कत आए कि यार भूल गया मैं, कौन बड़ा होता है इन दोनों में से, तो ये देख लेना उनका संबंध क्या है। जिसके आगे सबसे छोटी संख्या आ रही होगी वो वाला मात्रक क्या होगा? सबसे बड़ा। एक और चीज बच्चों भी आपने बोला कि m बराबर 5 किलोग्राम होता है और 5000 किलोग्राम भी 5000 ग्राम भी होता है। तो बच्चों किलोग्राम अलग पद्धति है, ग्राम अलग पद्धति है। जब आप पद्धति चेंज करोगे तो आंकिक मान भी बदल जाएगा और मात्रक भी बदल जाएगा, लेकिन दोनों बराबर रहेंगे नहीं रहेंगे? बताओ, इन दोनों का गुणा बराबर रहेगा नहीं रहेगा? तो मान लेता हूं, माना ये क्यू भौतिक राशि है जिसके अलग अलग मात्रक पद्धति में, बच्चों बताऊंगा मैं आगे, ये अलग पद्धति है और ये अलग पद्धति है। माना अलग अलग पद्धति में इनके आंकिक मान कितने कितने हैं? N1 और N2। बता आंकिक मान कितने कितने, बता सॉरी मात्रक कितने कितने? U1 और U2। माना भौतिक राशि के अलग अलग मात्रक पद्धति में आंकिक मान कितने कितने? एक में N1 है, एक में कितना है? N2 है। और मात्रक कितने कितने? एक में U1 है और एक में कितना है? U2 है। तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया? Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। काम आएगा बच्चों आगे फॉर्मूला? बोलो Q बराबर क्या होता है? N1 U1 बराबर N2। ठीक है बच्चों, इसका फोटो ले लो। कल संडे, कल ऑफ रहेगा, कल मुझे काम है, नहीं तो ले लेता मैं क्लास आप लोगों की, क्योंकि आप बहुत पीछे तो चल रहे हो, थोड़े बहुत खींचना पड़ेगा कोर्स। ठीक है ना? तो मंडे को लूंगा मैं आपकी क्लास में, कल थोड़ा काम है मुझे। ठीक है ना भाई? तो फोटो ले लो इसका, बाकी मंडे को पढ़ेंगे सेम टाइम शाम को 6 बजे।